हेलो एवरीवन, जीएस क्रूज में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने नेशनल इनकम को कवर किया। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन, जिसके अंतर्गत हम योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद को भी समझेंगे। यह हमारा इकोनॉमी का पार्ट 4 होगा। योजना आयोग से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, इसलिए यह टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल इनकम के टॉपिक में एक पॉइंट रह गया था, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इजी है, समझ लेते हैं। जब भी हम किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल आता है, प्रति व्यक्ति आय निकल आता है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारत में आर्थिक नियोजन। नियोजन क्या होता है समझ लेते हैं। दोस्तों, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 50,000 है। यह महीने भर में 30,000 खर्च करता है और 20,000 सेविंग्स रखता है। मान लेते हैं कि इसे 4,000 इन्वेस्ट करने की अचानक आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके पास 20,000 अभी खर्च करने को है, तो यह 4,000 आसानी से खर्च कर देगा। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति है जिसकी इनकम मंथली 10,000 है। इसका जो मासिक खर्च है वह 8,000 है और इसकी सेविंग्स हैं 2,000। इसे अगर अचानक 4,000 कहीं इन्वेस्ट करना हो तो दोस्तों इसके पास सेविंग्स मात्र 2,000 की है। अतः इसको प्लानिंग करनी होगी, या तो यह अपने खर्च में कटौती करे या 2 महीने इंतज़ार करे, क्योंकि इसका पर मंथ जो सेविंग है वो 2,000 ही है। 2 महीने की सेविंग करेगा तब 4,000 ये जमा कर सकेगा। इस प्रकार से हम देखते हैं नियोजन क्या है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और हमारी नीड्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं। इन्हीं के बीच जब हम बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, इसी को हम नियोजन कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हमें पढ़ना है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या होता है? आर्थिक नियोजन संसाधनों का बेहतर उपयोग कहलाता है। संसाधन क्या होते हैं समझ लेते हैं। जब भी किसी साधन का उपयोग करने हेतु हम टेक्नोलॉजी को विकसित कर लेते हैं तो वह हमारे लिए संसाधन बन जाता है, रिसोर्सेज बन जाता है। संसाधन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय। प्राकृतिक संसाधन में जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि आपका कोयला हो गया, कोल, आयरन ओर हो गया, इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मानवीय रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, श्रमिक हो गए, ये स्किल्ड हैं। श्रमिक अनस्किल्ड है, मजदूर अनस्किल्ड है, तो यह सब ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत में आर्थिक नियोजन के पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। दोस्तों, भारत में आर्थिक नियोजन की जो पृष्ठभूमि है उसके प्राचीन साक्ष्य हमें मिलते हैं। कौटिल्य यानी कि चाणक्य, मैंने आपको बताया था, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसका जो विषय है वह राजनीति व प्रशासन है, लेकिन इन्होंने अपनी पुस्तक में नियोजित वित्तीय प्रबंधन, नियोजित वित्तीय व्यवस्था, इसकी चर्चा की थी। इन्होंने राजा को यह सलाह दी थी कि राजा जो हो वह राज्य के जो धन है उसका उपयोग समाज कल्याण में समुचित प्रकार से करे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में प्राचीन साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही वर्तमान समय में हम जो आर्थिक नियोजन की व्यवस्था को देखते हैं वह कहीं न कहीं रसिया में सबसे पहले देखने को मिलता है। याद रखेंगे, वर्तमान आर्थिक नियोजन की जो व्यवस्था है वह सबसे पहले रशिया में देखने को मिलता है। अब भारत में देख लेते हैं। भारत में
स्वतंत्रता पूर्व स्थिति को देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित प्रारंभिक चर्चा सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया, इनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, 1934 में इन्होंने एक बुक लिखी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके बारे में जान लेते हैं। एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में 10 वर्षीय एक योजना को प्रस्तुत किया और इन्होंने अपना उद्देश्य राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम को डबल करने का बनाया और इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में जो जनसंख्या की निर्भरता है वह एग्रीकल्चर पर ना हो और उस जनसंख्या का इंक्रीज़ हो जो इंडस्ट्री में या किसी उद्योग में काम करे, यानी कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्टर थे। आगे बढ़ते हैं। 1934 के बाद 1938 में कांग्रेस ने इसके संदर्भ में प्रयास किया। 1938 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। दोस्तों, आप बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की वह कहाँ पर हुआ था? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1938 में कांग्रेस अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने एक कमेटी गठित की और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वह पंडित नेहरू बनाए गए। कमेटी का नाम था द नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति। यह क्या थी? इसने जो है ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि जो संसाधन है आप उसका उपयोग नियोजित तरीके से कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत पहली शताब्दी में पूरे विश्व का 33% रेवेन्यू जनरेट करता था और 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध तक भारत 23.5% रेवेन्यू जनरेट करता था। तो जो अंग्रेज थे वो भारत का डेवलपमेंट करने नहीं आए थे, वो यहाँ पर लूट खसोट के उद्देश्य से आए थे। जब कांग्रेस ने देखा या एम विश्वेश्वरैया ने देखा कि देश में विकास के नाम पर कुछ नहीं है और देश से धन का निष्कासन हो रहा है, देश से धन बाहर जा रहा है, तो इन्होंने इसके संदर्भ में प्रयास किए और इसी प्रयास के क्रम में 1938 में जो नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित की गई, इसने ब्रिटिश सरकार को सुझाव दिया कि आप संसाधनों का नियोजित तरीके से उपयोग करें। लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य ही लूट खसोट करना था, विकास बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रयास के बाद भारत के देश के शीर्ष 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक प्लान 1944 में प्रस्तुत किया गया। इसे कहते हैं अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया, जिसे शॉर्ट में बॉम्बे प्लान कहते हैं क्योंकि ये उद्योगपति मुंबई के थे। 8 शीर्ष उद्योगपतियों के द्वारा यह प्लान प्रस्तुत किया गया। निजी क्षेत्र या व्यक्तियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पहला प्लान था। इसके प्रस्तुतकर्ता जो थे वो आदेशीय दलाल थे, पूछा जाता है। लेकिन जो बॉम्बे प्लान था इसके अध्यक्ष JRD टाटा थे, याद रखेंगे, और उपाध्यक्ष दामोदर दास बिरला थे। इसलिए इस बॉम्बे प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। इन्होंने 15 वर्षीय प्लान प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठें क्योंकि बोर्ड पर सारी चीज़ें लिख पाना संभव नहीं है। मैं कुछ चीज़ें बोल करके ही मौखिक रूप से बोलता हूं, तो आप अगर नोटबुक में नोट करेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा और अंत में आप देखेंगे जब यह इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, ये सीरीज़ ख़त्म होगा, तो आपके पास हैंड रिटन नोट्स खुद का तैयार होगा जो कि क्विक रिवीजन में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1944 में बॉम्बे प्लान के बाद 1945 में एम एन रॉय ने
पीपल प्लान करके एक योजना प्रस्तुत की, जिसे हिंदी में जन योजना भी कहते हैं। दोस्तों, एक निजी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया यह पहला प्लान था, एम.एन. रॉय के द्वारा, जिसे पीपल प्लान कहते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि 1946 में ब्रिटिश सरकार के दौरान योजना परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे, इस कारण से इसे हम नियोगी समिति भी कहते हैं। इस समिति ने एक सुझाव दिया, आर्थिक नियोजन हेतु मंत्रिपरिषद के प्रति एक उत्तरदायी संगठन की स्थापना की जाए, यह इसका सुझाव था। इसके बाद हम देखते हैं, यह थी स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता पश्चात की स्थिति। स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में पंडित नेहरू ने एक समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष वह स्वयं थे। समिति का नाम था इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी, आर्थिक नियोजन समिति। इस समिति ने भी देश के संदर्भ में योजना बनाने का प्रयास किया, लेकिन केसी नियोगी समिति के सुझाव पर देश में एक संगठन बनाया गया, जिसे हम योजना आयोग के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे होंगे, 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक सर्वोदय प्लान यानी कि समग्र विकास से संबंधित एक योजना प्रस्तुत की गई। इसे भी याद रखेंगे, सर्वोदय प्लान किसका था? जयप्रकाश नारायण। चलिए, यानी कि केसी नियोगी समिति के सुझाव पर हमारे देश में योजना आयोग का गठन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, केसी नियोगी समिति के सुझाव पर योजना आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसे बनाया गया। दोस्तों, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों में डिफरेंस है। गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गैर संवैधानिक वह संस्था होती है जिसका संविधान में वर्णन नहीं होता है, मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा उसकी स्थापना करती है। लेकिन असंवैधानिक संस्थाएं वह होती हैं जो संविधान के विरुद्ध होती हैं। यहाँ आप ये अंतर ध्यान रखेंगे। चूँकि यह मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर बनाई गई थी, तो यह एक सलाहकारी संस्था मात्र है। यह सरकार को योजनाओं के विषय में सलाह देती है। इस योजना आयोग के सदस्यों के विषय में जान लेते हैं। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ ही इसमें एक उपाध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके साथ ही 3 मुख्य सदस्य होते हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। ये 3 मुख्य पदेन सदस्य होते हैं। इसके साथ ही 3 पूर्णकालिक और 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ये जो 6 सदस्य हैं, ये प्लानिंग के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स होते हैं, और जो ये उपाध्यक्ष होता है यह भी प्लानिंग के क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है। दोस्तों, योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। सरकार के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बने रहते हैं। योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है। 2014 में आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी लोकसभा चुनाव में 2014 में, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार में आई थी और प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से योजना आयोग के विघटन की और एक नए संगठन या संस्था की स्थापना की घोषणा की। इस प्रकार योजना आयोग का विघटन 17 अगस्त 2014 को कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम योजना आयोग के कार्यों को समझ लेते हैं। दोस्तों, योजना आयोग चूँकि एक सलाहकारी संस्था है, तो यह सरकार को मात्र सुझाव दे सकती है। चलिए, कार्य हैं इसके: संसाधनों का आकलन करना, देश में कितने संसाधन हैं, किस प्रकार से उपयोग करना है, कौन कौन से संसाधन हैं,
इन चीज़ों का जो आकलन होता है, मॉनिटरिंग होती है, वह योजना आयोग करता है। इसके साथ ही योजना आयोग 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता है। दोस्तों, योजना आयोग सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता है, लागू नहीं करता है। लागू गवर्नमेंट करती है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसे। साथ ही साथ योजना आयोग योजनाओं की समीक्षा भी करती है। योजनाओं की समीक्षा से अर्थ है, जब योजना लागू हो जाती है तो उसके बाद योजना क्या अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त कर रही है। अगर प्राप्त करती है तो ठीक बात है, लेकिन अगर उसमें फेल हो रही है या कहीं त्रुटि है, कहीं कमी है, तो योजना आयोग सरकार को उसके संदर्भ में सुझाव देती है। साथ ही साथ योजनाओं में अगर बाद में कुछ परिवर्तन करना है, कुछ खामियां आ रही हैं, कहीं पर विकास बाधित हो रहा है, तो इसके संदर्भ में भी योजना आयोग सरकार को सुझाव देती है। योजना आयोग, जैसा कि इसका कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, तो योजना आयोग ने अभी तक 5 पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया है। साथ ही साथ 7 सिंगल ईयर प्लान, 1 वर्षीय योजनाओं को भी बनाया है। दोस्तों, चूंकि नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची यानी कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर इस पर कानून या नियम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि योजना आयोग के जितने भी सदस्य हैं वह केंद्र का ही व्यक्ति है। प्रधानमंत्री केंद्र का, उपाध्यक्ष यानी कैबिनेट मंत्री यह भी दर्जा प्राप्त है, यह भी केंद्र का। 3 जो मुख्य सदस्य हैं ये भी केंद्र के मुखिया हैं, मंत्री हैं। इसके साथ ही जो इसमें पूर्णकालिक सदस्य हैं यह भी केंद्र के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नियोजन में कहीं भी राज्यों का योगदान नहीं है। तो राज्यों के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए और राज्यों के प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए एक अलग काउंसिल का गठन किया गया। आइए उसे समझते हैं। नियोजन में केंद्र और राज्यों दोनों की भागीदारी बनाने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। यह भी नियोगी समिति जो कि 1946 मैंने आपको बताया में गठित की गई थी, इसी के सुझाव पर इसका गठन किया गया, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसके जो सदस्य होते हैं, यह योजना आयोग के जितने भी सदस्य होते हैं सब इसी के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। चूँकि हायरार्की में इसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वह पीएम का होता है, इसलिए इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। इस परिषद का गठन मात्र इसी उद्देश्य से किया गया था कि यह राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में सिर्फ केंद्र के ही लोग थे। केंद्र और राज्यों के मिलने से योजना का निर्माण हो, इसलिए इसका यह उद्देश्य था। दोस्तों, एनडीसी की अनुमति के पश्चात ही कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू होती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में अंतिम अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, तो वह है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। अतः योजना को अंतिम स्वीकृति एनडीसी देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों को 17 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया है। अब इसके स्थान पर एक नया आयोग, नीति आयोग गठित कर दिया गया है, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ सकें और वीडियो का लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।